गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं अपने आज के इस पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श यानी आचार संहिता है। तो ये क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें तो चुनाव के बारे में बात करें तो चुनाव जो है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक है। ठीक है, 324 से 29 तक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आचार संहिता के बारे में तो याद रखिएगा ये कहाँ मेंशन है, लिखा हुआ कहाँ है। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में 51 में क्या है लिखा हुआ है आचार संहिता के बारे में। ठीक है, कि आचार संहिता में मतलब कि जैसे इलेक्शन स्टार्ट होगा तो उससे पहले क्या होगा, है ना। वोट जो है हम मांगने जा रहे हैं तो वो किस आधार पे मांग रहे हैं, जो करप्शन है वो करप्शन ना हो। तो ये सारी चीज़ों का जानकारी कहाँ से मिलता है हम लोगों को, आचार संहिता से मिलता है, जो कहाँ है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 क्या कह रहा है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 क्या कहता है। ऑप्शन है आपातकाल के बारे में, नहीं आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल जो है आर्टिकल 352 में है, कहाँ है 352 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये है आपका आर्टिकल 61, क्या है महाभियोग। फिर मौलिक कर्तव्य की बात कर लें, यह आर्टिकल 51A में है। और वित्तीय आपातकाल कहाँ है, आर्टिकल 360 में है। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग वो किस में है, आर्टिकल 61 के तहत है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था, यानी कि कब किया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब किया था। तो देखिए जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा इसका आंसर। ये आंसर है आपका 2 अक्टूबर 1959 में। कब, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के, राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे, ये तीनों ऑप्शन तो वैसे भी इररिलेवेंट हो गया है ना, इसका गांधी जी से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सीधा सीधा रॉलेट एक्ट होगा। रॉलेट एक्ट कब आया है, 1919 में, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ है। तो याद रखिएगा ये कौन सा होगा युद्ध आपका, ये युद्ध है आपका सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध है, सेडान का युद्ध है 1870 में, जिसके फलस्वरूप जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ है। अच्छा, ये सेडान का जो युद्ध है ये बेसिकली किसके खिलाफ हुआ था। तो याद रखिएगा ये सेडान का युद्ध फ्रांस के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, फ्रांस के खिलाफ हुआ था। मतलब इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, फ्रांस को जर्मनी ने पूर्णतः पराजित कर दिया था। और जब बात करेंगे ये सेडान का युद्ध जो है किस संधि के तहत खत्म हुआ था, तो याद रखिएगा ये फ्रैंकफर्ट संधि है। कौन सा है, फ्रैंकफर्ट संधि के तहत ये वाला जो युद्ध है सेडान का वो खत्म हुआ था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। रेगुलर देख रहे हैं जो लोग उनको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। हिमाद्री नाम प्रयुक्त होता है आपके ग्रेटर हिमालय के लिए। किसके, ग्रेटर हिमालय के लिए जो है हिमाद्री नाम प्रयुक्त होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपका एंडीज पर्वतमाला है उसकी टोटल लंबाई 7000 किलोमीटर के लगभग में है। तो हम लोग बात करें कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो कितना किलोमीटर लंबी है, तो वो लगभग याद रखिएगा हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं। ये हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मौद्रिक नीति का निर्धारण, है ना, तो ये है। फिर करेंसी का मुद्रीकरण भी है। व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम रिजर्व रेशियो की बात कर रहा है, नकद अनुपात, ये भी है। तो आंसर कौन सा नहीं आपसे बोल रहा है, रुपये के मूल्य का निर्धारण, ये नहीं है। याद रखिएगा रुपये का मूल्य का निर्धारण होता है, रुपया और डॉलर के बीच में जो रेशियो होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है, मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग तय होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत के लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो देखिए इंडियन डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बात करें कि कौन मोस्ट जो है चैलेंजेबल जॉब है, वो है आपका राजनीति में धन का प्रयोग। जो आपका जो इलेक्शंस होता है उसमें जो हम लोग मनी का यूज़ करते हैं जनरली लोगों को लुभाने के लिए, तो वो एक क्या है आपके लिटरली एक चैलेंजेबल जॉब है भारत के लोकतंत्र के लिए, कि अगर फेयर बिल्कुल इलेक्शन कराया जाए, ये बहुत टफ काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है।
तो याद रखिएगा आपके इसके अकॉर्डिंग चले तो हमारा क्या होगा, K2 होगा। काराकोरम जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन याद रखेंगे कि K2 मैंने हमेशा कहा है आपको POK में है, कहाँ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में, जिसको भारत क्या है अपना हिस्सा कह रहा है। अगर बोला जाए कि पूर्ण रूप से भारत में है तो वो याद रखिएगा कौन सा हो जाता है, फिर कंचनजंगा हो जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट जो आपका सेट था उसमें पढ़ा था। आंसर क्या होगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी। किस योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1969 से लेकर 74 तक चला था। और मैंने उसी समय बताया था कि 1966 से 1969 तक ये जो है वो एक एक साल का सिंगल रोलिंग प्लान कहते हैं वो चला था हमारा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। मतलब स्तर का मतलब जो मेन जो इम्पैक्ट है वो नहीं दे पाते, थोड़ी देर का उनका इम्पैक्ट रहता है लेकिन जो उनका मेन इम्पैक्ट है वो नहीं रह पाता। ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये कहा था आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। किसने कहा था, BR अम्बेडकर ने कहा था जब 1931 के टाइम समय जो आपका सविनय विज्ञान आंदोलन चल रहा था उस समय की ये घटना है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 के चुनाव में जनता पार्टी का क्या नारा था। तो देखिए 1970 के चुनाव में जो है जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। क्या था, लोकतंत्र बचाओ, सेव डेमोक्रेसी। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक कर रख सकता है। देखिए जो भी लोग पॉलिटिकल पढ़े होंगे उनको बेसिक्स नॉलेज होगा इसका, है ना। ऑप्शन क्या है, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन और 24 दिन। तो वेरी गुड, आंसर क्या होगा, 14 डेज होगा। 2 सप्ताह जो है वो आपका राज्यसभा किसी धन विधेयक को अपने पास रख सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जब बात करें कि धन विधेयक की धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन तय करेगा, तो याद रखिएगा ये लोकसभा स्पीकर तय करेंगे। कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर तय करेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो सुर्खी का जो प्रयोग है आपसे पूछ रहा है, इसका प्रयोग कब प्रारंभ हुआ भारतीय वास्तुकला में। ऑप्शन से कुषाण, गुप्त सल्तनत और मुगलों द्वारा। आंसर क्या होगा, कुषाण वंश द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुजुल खडफिसेस। कौन है, कुजुल खडफिसेस हैं। और याद रखिएगा सुर्खी का जो प्रयोग है वास्तुकला में वो स्टार्ट किया गया है कुषाण वंशों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा जब बात स्वरोजगार कार्यक्रम के करेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये जो आपका योजना है ये योजना क्या है, स्वरोजगार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आप बात कर लें अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि ये बात हो रही है SC की। ठीक है, SC के लिए कितना सीट है और ST के लिए कितना सीट है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर में क्या है 131, 78, 84 और 47। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 84 सीट्स किसके लिए है, SC के लिए है, और 87 सीट किसके लिए है, ST के लिए है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 84 सीटें लोकसभा में निर्धारित हुई हैं किसके लिए, SC के लिए, और 47 सीट किसके लिए है, ST के लिए है। क्लियर कट होना चाहिए आपको ये माइंड में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा टोटल को ऐड कर लें तो SC ST के लिए कंबाइंड देखिए 131 सीट है। टोटल कितना है, 131 सीट्स रिजर्व है लोकसभा में SC और ST के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है। मतलब एग्रीकल्चर में जो आपका मापदंड देने वाला एक जो है पैमाना है वो क्या है, एग मार्क है, हॉलमार्क है, ISI मार्क है और ये सभी है। तो आंसर क्या होगा, एग मार्क है। एग का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, जब बात करते हैं हॉलमार्क तो ऑर्नामेंट्स वगैरह में गोल्ड वगैरह के लिए हम लोग हॉलमार्क का यूज़ करते हैं। ISI मार्क यूज़ करते हैं हम लोग पंप्स और जो आपके वायर वगैरह होते हैं वहाँ यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर कह लीजिए, भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे। देखिए यहाँ पर वापस से थे बोल रहा है,
पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि शुरुआत में मूल रूप से कितने संविधान प्राप्त थे, तो याद रखिएगा उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन अगर इसी में थे के जगह हैं कर दे या पास्ट के जगह यहाँ मूल रूप से कहे वर्तमान रूप में, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं आपको, वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं आपको, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 है। हटाया किसको गया है, तो याद रखिएगा राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जो आपका आर्टिकल 31 में था, इस राइट ऑफ प्रॉपर्टी को क्या किया गया, हटा दिया गया है और इसको एक विधि अधिकार बना दिया है 300A आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में, 300A आर्टिकल के तहत इसको एक विधि अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, बिल्कुल थी। नेक्स्ट, महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की है और सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, ये भी सही है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जब दोनों सत्य है तो असत्य तो कोई होगा नहीं, तो आंसर होगा डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2। एग्जाम में बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अदरवाइज आप 1 और 2 मार के आ जाएंगे और गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को बहुत एंड तक पढ़ना है। आपको असत्य बोल रहा है, आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। अच्छा, बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को एक पावर दिया है सरकारी काम को देखने के लिए, जानने के लिए, ठीक है, सरकार किस पे क्या एक्ट ले रही है। ऑप्शन में कह रहा है सरकार के विरुद्ध शिकायत करने के लिए, बिल्कुल नहीं। विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए, सरकार क्या कर रही है ये देखने के लिए। चुनाव में भाग वाला गलत होगा, तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार किसके लिए है आपका, सरकार क्या कर रही है ये जानने के लिए किया गया है। चले आगे, और आरटीआई जो एक्ट की बात कर ले, ये कब आया था, तो आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। कब आया था, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे, तो याद रखिएगा बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। कौन थे, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कृषि उपजों के लिए एमएसपी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एमएसपी की बात की थी। एमएसपी की स्तुति किसके द्वारा की जाती है, तो एमएसपी पीडीएस ये नहीं है आपका, एफसीआई भी नहीं है, एमएसएसओ भी नहीं होगा, ये होगा सीएसीपी होगा, ठीक है। देखिए ये है सीएसीपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, कॉस्ट एंड प्राइसेस। और हिंदी में क्या कहते हैं, कृषि मूल्य आयोग। क्या कहते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। यही जो है एमएसपी डिसाइड करती है। एमएसपी टोटल 22 फूड ग्रेन्स के लिए होता है और प्लस एक, ये एक जो होता है इसको एफआरपी कहते हैं। ये बेसिकली गन्नों में दिया जाता है, गन्नों के लिए दिया जाता है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन एमएसपी कितने फूड ग्रेन के लिए दिया जाता है, 22 के लिए दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जब बात कर लें सीएसीपी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1965 में, 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देखिए गैर और नहीं है ये दोनों आपस में कट कर दीजिए। आपसे पूछ रहा कौन परंपरागत स्रोत है, क्योंकि डबल नेगेटिव मिलके क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो परंपरागत स्रोत में देखेंगे समुद्री ये और नवीकरणीय है, कोयला, ये क्या है आपका एक परंपरागत स्रोत है। सोलर और बायोगैस ये नवीकरणीय है, यानी कि आपसे पूछ रहा परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो वो क्या होगा, कोयला होगा। और सेंटेंस में क्या लिखा है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ये और ये को ऐसे कट कर दीजिए, आंसर क्या होगा, कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है। देखिए मैंने आपको बताया था, मैप भी दिखाया था कि ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसमें आपका यहाँ पे जो महाराष्ट्र का लास्ट बॉर्डर होता है गोवा के आसपास, है ना, गोवा और जो आपका ये दमन होगा, इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण क्षेत्र कहते हैं। तो कोंकण तट किसके किसके बीच में है, गोवा और दमन के बीच की स्थिति को कोंकण कहते हैं। यहाँ आपका गोवा महाराष्ट्र के नीचे है, महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में गोवा है, और ऊपर में आपका गुजरात बॉर्डर जो है, ये इन दोनों के बीच को हम लोग क्या कहेंगे, कोंकण कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, मैप में कभी आराम से बाद में देखेंगे। तो आंसर क्या होगा, गोवा और दमन के बीच में कोंकण तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है। तो देखिए जो लोग फिर से पॉलिटिकल जो पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे आप।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? यह आर्टिकल है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 और 30 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवणीकृत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? अब देखिए ये जो आपका जो भी संयंत्र है इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है वो समझिए। हम लोग को पता है कि हमारे पास पीने लायक पानी जो है, कैसा पानी, पीने लायक जो पानी है वो बहुत कम है। तो ये क्या कर रहा है, समुद्र के पानी को, जो सेलाइन वाटर है, जो जिसमें लवण है, उसको हटाकर इसको पीने योग्य बना रहा है। ये ऐसा मशीन है, देख रहे हैं, अलवणीकरण बता रहा है आपको। और ये क्या है आपका? स्वचालित है, हरित है, मतलब कि ये आपका पोल्यूशन नहीं फैलाएगा। तो ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ये आपका है लक्षद्वीप में। कहाँ है? लक्षद्वीप, जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर ये सेटलमेंट, ये जो प्लांट है बिठाया जा रहा है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो समुद्री नमकीन पानी को पीने योग्य बनाएगा। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो याद रखिए जो आपका डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है वो किससे होना चाहिए? वो होना चाहिए गुड गवर्नेंस के द्वारा। किसके द्वारा? गुड गवर्नेंस के द्वारा होना चाहिए। टैक्स और राजनीतिक दल को धन न देना, सरकार और अधिक शक्तियाँ प्रदान करना, ये तीनों गलत है। आंसर होगा गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो देखिए झूम कृषि में क्या होता है? स्लैश एंड बर्न होता है। इसका मतलब होता है वन को काट देना है और फिर उसको जला देना है और फिर उसी के राख के ऊपर जो एग्रीकल्चर करना है। काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह ये स्लैश एंड बर्न झूम कृषि होती है। तो याद रखिएगा ये होता है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया में, उत्तरी पूर्व भारत में जो है झूम कृषि की जाती है। पहाड़ी इलाकों पे जनरली होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बता रहा है कि इसके अधीन नहीं है। मतलब बाकी तीन है, तो कौन कौन है वो देख लेते हैं। नांगल है, दुर्गापुर है, बरौनी है। कौन नहीं है आपसे पूछ रहा है? कामरूप नहीं है। अच्छा, कामरूप याद रखिएगा असम का पुराना नाम है। किसका? असम का पुराना नाम क्या है आपका? कामरूप है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित खोजना है, मतलब जो गलत है वो ढूंढना है। तो देखिए एशियाई खेल ह्वांगझू शहर चीन में हुआ था, सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो पुरुष का है वो बेलग्रेड सर्बिया में है, सही है। याद रखिएगा बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला भारत में हुआ है, ये भी आपका सही है, ठीक है। एशियाई खेल 2026, तो याद रखिएगा एशियाई खेल 2026 का होने वाला है जापान में होने वाला है। कहाँ? जापान के नागोया शहर में। कहाँ? नागोया शहर में होगा, भारत में नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लें हम लोग अपने पहले ऑप्शन की। एशियाई खेल 2023 का समापन हो चुका है। याद रखिएगा इसमें चीन का स्थान पहला है, चीन का स्थान पहला है। बात कर लें अपने देश भारत की, तो भारत का स्थान क्या है? चौथा है। अच्छा, चौथा होते हुए भी टोटल मेडल कितना जीता है? 107। और इसमें गोल्ड कितना है? याद रखिएगा इसमें गोल्ड है आपका 28। कितना है? 28। और जब बात करें चीन के गोल्ड की, तो चीन का गोल्ड है आपका 201 गोल्ड है चीन का, ध्यान में रखिएगा, पहला पोजीशन। दूसरा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा सरकार के टोटल 3 अंग ही हैं। पहला है आपका क्या? विधायिका है ना, जो नियम कानून बनाएगी। दूसरा है कार्यपालिका, फिर उसको फॉलो करेगी। और तीसरा है आपका न्यायपालिका, है ना, जो न्याय करेगी। और चौथा स्तंभ बोला जाता है आपको किसको? प्रेस मीडिया को, प्रेस कह लेते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट, तो ऑप्शन में क्या कह रहा है? तीसरा अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा तीसरा अंग न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। आई होप सो आप क्लियर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन क्या क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखेंगे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। किसने लिखा है? अबुल कलाम आज़ाद ने क्या लिखा है? इंडिया, अबुल आज़ाद कलाम है, अबुल कलाम आज़ाद लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। अब्दुल कलाम नहीं है, ये आज़ाद साहब हैं। और इन्होंने क्या लिखा है? इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है। फिर हिंद स्वराज जो है वो आपके गांधी जी ने लिखा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या है? इंडिया डिवाइडेड। याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है?
नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन बहुत आसान कर दिया है, महानदी, तुंगभद्रा, पेन्नार और कावेरी। तो आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी जानी जाती है, जबकि वृद्ध गंगा, ठीक है, क्या वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा के बारे में किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, किसको? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा कौन? कावेरी। और वृद्ध गंगा कौन? गोदावरी। ये आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? याद रखिएगा, वापस से मैं बात कर लूँ चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक है, ठीक है। और बेसिकली चुनाव आयोग ही किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवनी पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है? कौन सा बुक है? द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। और किससे रिलेटेड है? तो जेपी जयप्रकाश नारायण के जीवनी से रिलेटेड है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। ऑप्शन क्या है? प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। बिल्कुल सही है, यही आंसर है। प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने ये बुक लिखा है। बुक का नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। 4-5 बार इसको बोलेंगे आप तो याद हो जाएगा। जेपी से रिलेटेड है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। पुराणों का अध्ययन अबुल फजल, अल बरूनी, दारासिको, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, आंसर है अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ आया था? तो याद रखिएगा, महमूद गजनी के साथ आया, गजनवी के साथ आया था, जिसने कि कई बार लूटा है इंडिया को 1025 तक लास्ट में। और अल बरूनी क्या है? 1017 में भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। और सबसे पहले पुराणों का अध्ययन इसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए, हम लोग हमेशा इतिहास में 3 बात करते हैं, 1905, 1906 और 1907 की। तो 1905 में कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और 1905 में बंगाल विभाजन था। उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि गांधी जी के, M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। 1906 का जो अधिवेशन है वो आपका क्या हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू थे। 1907 में जो है आपका अध्यक्ष हुआ था सूरत में, है ना। और इसमें नरम दल गरम दल अलग हो गया, है ना। ये यहाँ पे कौन थे? रासबिहारी घोष थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फिलहाल 1905 के अधिवेशन में जो भारतीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये देखिए, ये एक उपनिषद है, इसको अगर तोड़ेंगे तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया मुंडकोपनिषद से लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि उपनिषद का क्या अर्थ है? कई बार ये पूछा हुआ है एग्जाम में। याद रखिएगा, उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठना। गुरु के पास, है ना, कोई शिष्य बैठेगा उसको कहना, उसके पास बैठना का अर्थ होता है उपनिषद का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? वंस मोर, वेरी गुड। इसका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है 26 जनवरी, 12 मार्च, 7 मार्च और 6 अप्रैल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ है। टोटल कितने समर्थक थे? 78 समर्थक के साथ वो चलना शुरू किए थे, है ना। 24 दिनों का समय लगा था, ये भी ध्यान रखना है। और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलकृत मंदिर है। शैलकृत का मतलब एक पत्थर का मंदिर है ना, ऊपर से नीचे तक पत्थर को काट के अलग अलग डिजाइन तैयार करके एक मंदिर तैयार किया गया है। तो ये कौन सा है? तो याद रखेंगे, ये कैलाश मंदिर क्या है? एलोरा में है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा मंदिर है। और ये क्या है? शैलकृत मंदिर है, यानी कि पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान के बारे में बात कर रहा है, तो ये कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर और जयपुर। तो आंसर क्या है? याद रखेंगे, इसका आंसर है आपका नागपुर। और नागपुर कहाँ है? नागपुर है आपके महाराष्ट्र में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि में ऊपर के भाग में गहराई बढ़ने के बाद, मतलब इनिशियल स्टेज में जो आपका गहराई बढ़ने के बाद तापमान में क्रमिक वृद्धि का दर लगभग 35 डिग्री प्रति किलोमीटर है। कितना है? 35 डिग्री
सेल्सियस प्रति किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर गड्ढा खोदने के बाद 35 डिग्री सेल्सियस का आपको चेंजेस नज़र आएगा। लेकिन जब बात करें गहराई में, तो गहराई में 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस होता है। ठीक है, ये दोनों डेटा एकदम अलग अलग है। शुरुआती स्टेज में 35 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस होता है पर किलोमीटर, और गहराई में जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस होता है 32 किलोमीटर गहरा करने पर। दोनों डेटा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार की राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है, मतलब बिहार राज्य का टोटल कितना हिस्सा जो है शहर है। याद रखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग चारों। आंसर होगा 11.29%। और याद रखिएगा जो डेटा है ये 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार में जो शहरीकरण दर है वो है 11.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 44। सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थलों को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है। आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इनिशियल स्टेज में जब हम बात करें सितंबर 2023 में, तो सितंबर 2023 में ही जो 2 को ऐड किया गया है। और पहले कितना था, पहले 40 था, लेकिन अब की बात करें वर्तमान में तो आंसर होगा 42। 40वां जो था वो आपका धौलावीरा था, जो आपके गुजरात से रिलेटेड था। लेकिन बाकी जो 2 ऐड हुआ है सितंबर में ही, वो कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा एक पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन ऐड हुआ है। कौन सा, शांति निकेतन, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और एक कर्नाटक का होयसल मंदिर। कौन, होयसल मंदिर, कहाँ का, कर्नाटक का। तो ये 2 आपका शामिल हुआ है। और इसके बाद जब बात करें विश्व विरासत स्थल 42 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो याद रखिएगा वर्तमान में टोटल कितना राष्ट्रीय दल है, 6 राष्ट्रीय दल। और सबसे लास्ट राष्ट्रीय दल किसको बना है, आपको, आम आदमी पार्टी को। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित देशों की राजधानी को विमेलित कीजिए। तो यानी विमेलित को चुनना है आपको, मतलब कौन गलत है। देखिए, माली का बमाको होगा, ठीक है, बुरुंडी का बुजम्बरा होगा, इंडोनेशिया का नुसंतारा, ये नया है, ये आप ध्यान में रखेंगे, बनने वाला है ना, इंडोनेशिया का नुसंतारा। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नहीं है, सिडनी एक शहर का नाम है, सिडनी और पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। वेरी गुड, आप लोग का आंसर देखकर बहुत मज़ा आ जाता है हम लोग को। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति, कौन सा, मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति है, इसको अपनाया गया है। यह पद्धति किस देश के तकनीक से विकसित है। ठीक है, आपसे पूछ रहा किस देश का है मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जापान। अच्छा, ये क्या है, क्या छोटे एरिया में एक पूरे घने वन को जो है वो इस्टेब्लिश करना, ये एक पद्धति है। ठीक है, छोटे एरिया में घने वन को इस्टेब्लिश करना। और ये कहाँ की है, जापान की है। नाम क्या है, मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा ये वंस मोर एक रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग मठ है। ठीक है, और ये भारत का जो है सबसे बड़ा जो है बौद्ध मठ है भारत का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था। तो देखिए 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने कौन सा, लोहरा, मुंडी, चेरों और संथालों, किसको हराया था, चेरों को हराया था। किसको हराया था, चेरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेन प्लेन यानी समप्राय मैदान का संबंध। देखिए जब बात करते हैं प्लेन की, तो वो किससे रिलेटेड है, वो नदी से रिलेटेड है। नदी क्या करती है, प्लेन बनाती है। कहाँ बनाती है, तो एकदम लास्ट जहाँ वो समुद्र में मिलती है, तो वहाँ पे प्लेन एरिया बनाती है। ठीक है, इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरतन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर मैथ के 8-10 क्वेश्चन को आज देखेंगे। गतिशील विद्युत आवेश पैदा होता है, याद रखिएगा जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी वायर के थ्रू, तो उसके आसपास जो है वो कैसा क्षेत्र पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न जीवाणु, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया को उनके रोग के साथ सुमेलित करना है आपको। देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बहुत टफ है ये ऑप्शन में। सबसे पहले देखिए, सबसे नीचे से चलते हैं, विब्रियो कॉलरी, ये किससे रिलेटेड है, कॉलरा से। नाम सेम दिख रहा है आपको, तो 3 आंसर है। फिर बेसिलस
एंथ्रेसिस, ये एंथ्रेक्स का है, तो देखिए आपको ये फिर वापस से ए और बी में टूट गया है। फिर हम बात कर लें ट्रिपोनिमा पैलिडियम, तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है सिफिलिस से। किससे? सिफिलिस से। तो आंसर आपका बी होगा। मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ, आंसर बी है। ये आपका डी का डी है ना, यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट सिफिलिस आपका ए होगा, फिर एंथ्रेक्स आपका सी होगा, और पेस्टिस जो ये आपका यारसीनिया है, पेस्टिस ये आपका प्लेग से है, बी नंबर है। तो फर्स्ट ए का क्या आपको नज़र आ रहा है, ये ए का थर्ड नज़र आ रहा है, आंसर नंबर बी होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। याद रखिएगा, एक आप आईना ले लीजिए है ना, वहाँ से एक किरण आया और किरण टकरा कर लौट गया, तो जितनी गर्मी इसमें होगी आने वाली में, उतनी गर्मी जाने वाली में होगी। तो आपको कह रहा है कि ऊर्जा, जो परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा है वो क्या होगा, आपतन कोण के निर्भर करेगी नहीं, कोण बढ़ने के साथ बढ़ेगी, कोण घटने के साथ घटेगी, बिल्कुल नहीं है। आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर एकदम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा ये देखिए, सॉरी मुझे लगा निर्भर करती है लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा आंसर आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, तो आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। कोई चेंजेस नहीं होता है आपका रिफ्लेक्शन के बाद लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, पादपों में मूल रोपों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसको क्या कहते हैं। याद रखिएगा, जिस प्रक्रिया से अवशोषित होते हैं उसको हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण। ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है, जिसके वजह से जो है वो जो आपका जल है वो आपका ऊपर जाता है प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है। देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए। देखिए काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि इसके लिए वन चाहिए, इसके लिए तो पेड़ भी चाहिए, कई सारे पेड़ लगा देंगे तो भी हो जाएगा। वन बेसिकली चाहिए भूवैज्ञानिक संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि कहता है 33.33% या 33% वन का होना अनिवार्य है, जिसमें सारा ऑप्शन सही है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये है, वन जीवों के संरक्षण के लिए भी है, वर्षा के लिए भी है। तो इन सब को कंबाइंड वे में हम कह सकते हैं कि भूमि संतुलन बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को अत्यधिक वन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में यानी सैचुरेटेड फैट में परिवर्तित करने के लिए किस गैस की जरूरत चाहिए, तो वो है हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन की जरूरत है वनस्पति तेलों को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने के लिए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो और म्यू का वैल्यू यानी पदार्थ का जो डेंसिटी है वो 1.5 दिया हुआ है, तो माध्यम में प्रकाश का चाल आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा, इस म्यू को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, म्यू इक्वल टू होता क्या है, याद रखिएगा, म्यू इक्वल टू फार्मूला में होता है CY/V। सी क्या है? प्रकाश में ये निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। और क्वेश्चन में बोल रहा है माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो देखिए म्यू इक्वल टू क्या था, C/V, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा C/म्यू। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया आपका C को तो रहने दीजिए, म्यू का वैल्यू क्या 1.5 लिख देते हैं, और C/1.5 को 3/2 कह सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2/3C। क्या होगा? 2/3C। याद रखिएगा, V इज इक्वल टू है आपके पास C/म्यू, इसको म्यू कहते हैं। ठीक है, और आंसर क्या आ गया आपका 2/3C आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, या CaOCl का होल Cl, ऐसा लिखते हैं हम लोग इसको। तो इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिष्ट हो। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, अत्यंत दिष्ट का मतलब है उसको हम लोग कहेंगे लेज़र। क्या कहते हैं? लेज़र। स्पेलिंग क्या है? LASER। अच्छा, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र जो है वो क्या है? अत्यधिक दिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीय पोषक है? तो द्वितीय प्रदूषक है, सॉरी आपसे पूछ रहा है, यानी कि पॉल्यूटेंट के बारे में बात कर रहा है। देखिए जब हम बात करेंगे प्रथम पॉल्यूटेंट का, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उसका राख हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
ये सब क्या है आपका फर्स्ट है। बात कर रहा है यहाँ पर द्वितीय प्रदूषक का, तो याद रखिएगा जो आपका द्वितीय प्रदूषक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है आपका स्मॉग। क्या है? स्मॉग। ये भी आपका प्रथम प्रदूषक में आता है। फ्लाई एश ये भी प्रथम प्रदूषक में आता है। सेकंड में क्या है? स्मॉग है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना यानी मिलाना है। तो देखिए आपको धान्य और अनाज ये आ गया आपका चावल। दूध और मांस एक तरह से मछली से रिलेटेड है। वसा और शर्करा आपका क्या हो गया? मसूर की दाल। दालें और फली, सॉरी 10 दालें और फली हो गई आपकी मसूर की दाल, है ना। तो आपका डी का 1 कौन सा है? ये दोनों में है। धान और अनाज में आ गया आपका चावल। पहला का 2 यहाँ है, तो सी नंबर आंसर सही होगा। क्या होगा? सी नंबर आंसर सही होगा। बी का 3 यानी दूध मांस का देखिए मछली आ गया। सी का 4 हो गया वसा शर्करा का घी हो गया। घी में देखिए फैट होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो ये हम लोग कॉकरोच जानते थे। तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में क्या होगा आपका? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण क्या है? देखिए क्रॉस लिंक पॉलीमर का मतलब एक ऐसा पॉलीमर का मतलब जहां कार्बन एटम की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा जो एक दूसरे को कहीं कहीं ओवरलैप करके क्रॉस बना रहा हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेकेलाइट। क्या होगा आंसर? देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। बेकेलाइट जो है वो क्रॉस ऑप्शन पॉलीमर का, क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण है। और बेकेलाइट के अलावा और क्या होता है आपका? एक होता है मेलामाइन। बेकेलाइट का अगर फॉर्मूला देखिएगा तो बहुत गजब का फॉर्मूला है। C6H6O, फिर CH2OH और ये होल N, और N का मतलब याद रखिएगा पॉलीमर। ठीक है, क्रॉस लिंक का मतलब क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को और 3D इमेज बना रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए समस्थानिक, इलेक्ट्रॉन, परमाणु आकार, परमाणु द्रव्यमान। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है इसको हम लोग कहेंगे परमाणु का आकार कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु आकार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जब तक आप इसका आंसर बताएंगे मैं फटाफट इसके ऑप्शंस को बता देता हूँ। ऑप्शन है आपका न्यूटन, कैपलर, कॉपरनिक्स और गैलीलियो। तो याद रखिएगा ग्रहों का गति का नियम किसने बताया था? कैपलर ने बताया था। 65 का बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो कुष्ठ रोग याद रखिएगा बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। क्या बोलते हैं? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग होता है। जैसे बैक्टीरियम लग गया तो बैक्टीरिया हो गया, मतलब जीवाणु हो गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। तो याद रखिएगा अम्ल वर्षा के लिए कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी गुड, इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए था। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है जिन द्वारा नियंत्रित होता है। तो याद रखिएगा जिन जो है वो किसको? हेरिडेटरी को नियंत्रित करता है। तो आंसर क्या होगा? हेरिडेटरी, ना कि प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सी गैसीय वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो जब बात कर रहे हैं वापस से देखिए पोल्यूटेंट की, है ना, तो हम लोगों ने अभी देखा था सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका? पोल्यूटेंट है। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो सही बात है, देखिए हम लोगों ने देखा अभी सल्फर डाइऑक्साइड क्या है आपका? एक एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है। चलें आगे। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सा होता है? जैसे ही बात हड्डी की करते हैं तो हम लोग को क्या याद आता है? हम लोग को याद आता है कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन में देख सकते हैं कैल्शियम। कैल्शियम को हम लोग Ca लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 20 है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट वो है आपके चालक के प्रतिरोध R, धारा का वर्ग यानी I², और उसमें प्रवाहित होने वाली समय क्या यानी T। देखिए H बराबर I²RT होता है बेसिकली, या RI²T बोल लीजिए, सेम है दोनों। ये किसने दिया था? तो ये देखिए जब भी हीट की बात होती है तो हम लोग बात करते हैं जूल की। किसकी? जूल की। जूल द्वारा दिया गया ये नियम है H=I²RT। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कुछ पूछ दे। तो H= होता है I²RT, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगार प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा एगार प्राप्त होता है शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है एगार। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो देखिए 4 सेकंड में चली गई दूरी मतलब अगर हम लोग फार्मूला से भी यूज़ करें तो S= होता है UT + ½ AT²।
ठीक है। u यानी प्रारंभिक वेग देखिए यहाँ पे 0 बता रहा है, तो ये खत्म हो गया। हाफ ए क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। तो 0 से देखिए जो वेग है वो कहाँ पे आ गया, 8 पे आ गया, और समय कितना लगा, 4 लगा। तो v माइनस यू बाई टी होता है फॉर्मूला। तो u तो आपका 0 है, तो v क्या है आपका 8/4, ठीक है। और टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये देखिए इसको 2 बार में कट किया, 2 से 2 कट गया, 4 का स्क्वायर क्या 16। तो आंसर क्या होना चाहिए, 16 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में हम लोग को ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। तो आंसर याद रखिए, ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, 4 होगी। अदरवाइज एक और एग्जांपल, एक और तरीका है, आप इसका एरिया निकाल लीजिए, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया होगा हाफ बेस हाइट, बेस होगा 4 और हाइट भी हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये आपका हाइट है, ये आपका 8 हो गया। 2 से इसको काट लीजिए 2 बार में, 8 दूनी 16 हो जाएगा। लेकिन मैंने जो बताया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो आप याद रखेंगे। एस जहाँ दूरी है, यू आपका प्रारंभिक वेग है, और ए आपका एक्सेलरेशन है, टी आपका टाइम। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा, जब बात कर रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये u इज इक्वल टू बता रहा है 20, और u हमारा उत्तल लेंस में माइनस होगा। फिर कह रहा है लेंस की क्षमता, तो p इज इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर, है ना। तो यहाँ 100 कर लीजिए, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2 यानी कि 50। और इसका फोकस होगा वो पॉजिटिव में होगा, ध्यान में रखेंगे, जो मुख्य फोकस होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो हम लोग बात कर लें वापस से किसकी, v की। तो लेंस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपसे 1/v बोल रहा है, 1/v इज इक्वल टू होगा 1/f और प्लस में 1/u। आपको पता है 1/f 50 है, और u का क्या है वैल्यू, माइनस में कितना है 1/20। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा -3/100, यानी कि हो जाएगा, सीधा करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -33.3 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस पूरे फार्मूले में, इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 फार्मूला यूज़ किया। एक होता है p इज इक्वल टू 1/f, और याद रखिएगा f इन मीटर, ठीक है। और दूसरा लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिलेटेड होता है आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, और एनर्जी बनता है किसमें, वायवीय श्वसन में, ठीक है। तो बात कर रहे हैं श्वसन की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में क्या है, रेस्पिरेशन है। क्या है, रेस्पिरेशन। अब हम लोग चलते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम पैटर्न गलत है। बेसिकली ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, मैथ्स में भी आता है, हालांकि ये रीजनिंग ही है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको इससे 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 या 45 या 135 या 405। आंसर क्या होगा, 395। ये गलत है, यहाँ पर 405 होना चाहिए, तभी 405 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1215 आ जाएगा आराम से। मेरी बात समझे, इसमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है। हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये आपका 405 होगा। आंसर यही होगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 176 मीटर परिधि, परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू 176। यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, चौके r का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7 चौके 28 हो जाएगा। आप एक बार देख लेंगे, है ना। 22 दूनी 44, चौके यानी 4 बार में कट रहा है, और 7 चौके 28 हो जाएगा, सही है। आर का वैल्यू 28 है। आपसे पूछ रहा है कि इसके बाहर एक और सड़क बना रहा है। तो देखिए आर का वैल्यू 28 आया है, यानी एक तो आपका ये 28 है, ठीक है। और फिर इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा एक और जो है रोड बना रहा है। तो टोटल जो कैपिटल आर हो जाएगा वो हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा, 35। आपसे बोल रहा है यही सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि रिंग का क्षेत्रफल निकालना। रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, रिंग का होता है। तो एक जगह आर का वैल्यू आप 35 पुट करेंगे बड़े वाले में, और छोटे वाले में पुट करेंगे 28, ये जो अभी 28 आया है। तो पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7, 22/7, और a प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं, है ना। तो 35 + 28 कर लेते हैं, और इंटू 35 - 28 कर लेते हैं। तो ये तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, 22 गुना 63 होगा, 63 होगा। तो 22 गुना 63 कितना आ जाएगा आपका, 22 छके 132, ठीक है, ये आ गया आपका 1386। 22 गुना 63 की बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए क्या होगा।
1400 तो होगा नहीं, तो आंसर क्या है 1386। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है 0.9999, है ना। जब इसको ब्रेकआउट करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 0.94 आ जाएगा। ये आपका 0.81 हो गया और ये आपका 0.9 है। तो आंसर क्या होगा, ये 9 पे बार वाला आंसर होगा। ये सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a² + 1 और + a = 0। इससे क्या करेंगे, इससे आप a कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a³ - 1। और जब a³ - 1 को तोड़ेंगे तो a को यही रहने देते हैं, ये हो जाएगा a - 1 और रिमेनिंग आ जाएगा a² + 1 और + a। और आपको पता है कि ये जो सेकेंड हाफ में मैंने लिखा है इसका वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे दिख रहा होगा इसका वैल्यू 0 है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने एक फार्मूला यूज़ किया, कौन सा, a³ - bq का फार्मूला होता है a - b, ठीक है। अगेन a² + ab और +b², इसी का यूज़ किया, जिसमें ये वाले पार्ट का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर। तो जब भी याद रखिएगा a⁴m, ठीक है, और ऐसे m और ऊपर वाले को n कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू होता है a⁴m × n। यानी पावर के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1/2⁴ इस इक्वल टू क्या होगा, -1/16 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 4 = 16। तो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये माइनस पावर ये माइनस पावर कैंसिल होके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 2 × 2 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 15 है, उनका LCM 225 है, उनमें से एक संख्या 75 है। तो देखिए जब बात करेंगे HCF की 15 है, तो यानी कि 15x है और 15y है, और इसका एलसीएम बता रहा है आपका 225। तो 15 अगर निकाल लें तो x और y का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 15 ही होना चाहिए, क्योंकि 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। बोल रहा है एक संख्या 75 है। तो देखिए 15 × 5 = 75, एक संख्या 75 है। तो यहाँ x का वैल्यू अगर 5 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी तो ये 15 होगा ना। तो एक आपका संख्या 15 × 3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक संख्या अगर 75 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या 45 होगा। क्या होगा, 45 होगा। बात समझ रहे हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, LCM × HCF = A × B, ऐसा होता है। तो B = क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। तो आपके पास LCM का वैल्यू क्या है, 15 × 225/75। तो 15 × 5 = 75 और 5 से इसको 45 बार में कट कर देंगे, तो आंसर क्या होगा, 45 आ जाएगा। किसी भी तरीके से ले आइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 6% और 4% लाभ पर बेचने पे विक्रय मूल्य का डिफरेंस जो है वो 3 रुपया है। देखिए यहाँ सीधा सीधा कह रहा है कि 2% = 3 रुपया। देख रहे हैं 1.5 का मार्जिन दिख रहा है आपको, 1.5 का। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 150 हो जाएगा। या ऐसा समझिए कि इसको 50 से गुना किया हमने, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 26 है। तो 7 का 26 है, इसका मतलब इसके आगे भी 3 नंबर पीछे भी 3 नंबर, और धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 26 बीच वाला है, तो ये हो जाएगा 25, 24 और 23। अगला हो जाएगा आपका क्या, 26 तो था ही, 27, 28 और 29। ये आपका एवरेज है। पूछ रहा सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा, तो 23 होगा। मेरी बात समझ रहा है। सबसे छोटा क्या होगा, 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की औसत आयु जो है 30 वर्ष है, बी और सी का औसत आयु 26 है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि 2 का 30 है और 2 का 26 है, मतलब दो लोगों में 4 कम हो गया है। नया आया कौन, सी आया है, और गया कौन, ए गया। मतलब ए - सी का जो वैल्यू है वो 8 साल का डिफरेंस आ रहा है। कितना का, 8 साल का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए और सी की आयु का अंतर क्या है, आंसर होगा डी। मेरी बात समझिए, एवरेज दिया हुआ 30 दूनी 60 होगा और 26 दूनी 52 होगा। सिंपल देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 8 का आ रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं। टोटल में किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक दिया हुआ इतना दिया हुआ है, और कामगारों का औसत साप्ताहिक एक का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है और टोटल का आपसे पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूछ रहा है फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी है।
तो 1534 को 118 से भाग दे देना है ना। आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 4 है तो मुझे समझ में रहा 8 तिया 24 होता है, तो 13 आंसर होगा, एग्जैक्ट नंबर 13 होगा। डिवाइड भी करके देख लेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300, और 13 गुना 24 18 हो जाएगा आपका, 18 तिया 54 234। तो दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ जा रहा है, इसका आ रहा है 1534 आ गया आंसर। तो आंसर क्या होगा? टोटल 13 वर्कर हैं। तो चलिए ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।